हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स मैजिक क्लासेस। आज हम 11th एंड 12th से डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट लेकर के आपके पास आए हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहली बात कि डिफरेंशिएशन क्लास 11 जब 10th से हम 11th में आते हैं तो उनके लिए डिफरेंशिएशन कंप्लीटली न्यू चैप्टर होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन 11th एंड 12th के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। 12th में ये टोटल 44 मार्क्स का कैलकुलस में इंक्लूड होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमको इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, बहुत बारीकी से समझना होगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन के कुछ कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है और आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिकली होता क्या है। डिफरेंशिएशन हम लोग जो है वो एक्चुअली स्लोप निकालने के लिए यूज करते हैं। स्लोप, ठीक है। स्लोप निकालना है हमें, तो स्लोप के लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है। जैसे क्लास 10th में हम लोग पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे कि स्लोप बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज स्लोप? स्लोप होता क्या है? दैट इज tan थीटा। स्लोप हमारा क्या है? tan थीटा। और हम लोग इसको वहां पर ऐसे लिखते थे m इक्वल टू tan थीटा। याद होगा आप लोग को, m इक्वल टू tan थीटा। मतलब अगर मैं आपको बात बताऊं, जस्ट एक मैं ग्राफ खींच रहा हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। इस स्ट्रेट लाइन का अगर मैं आपको बोलूं कि स्लोप बताइए, इसका एक स्लोप आप बताइए कि स्लोप क्या है, तब क्या करेंगे? एक सर्टेन पॉइंट, एक लाइन पर एक सर्टेन पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट यहां लेंगे, 2 पॉइंट हुआ। सपोज कीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा मेरा x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट है हमारा x2 y2, है ना। तो हम क्या करते थे, यहां से हम एक ट्राइंगल बनाते थे और फिर इस ट्राइंगल का जो एंगल होगा यहां पर, दैट इज द स्लोप। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप थ्रू आउट द लाइन, कहीं पर भी आप जाएंगे तो वो एंगल क्या होगा? कांस्टेंट रहने वाला है। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर जब स्लोप की बात होती है तो वो थ्रू आउट द लाइन, किसी भी पॉइंट पर आप बात करेंगे, एट एनी पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, आपको जो स्लोप मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है। तो आप यहां निकाले, यहां निकाले, यहां निकाले, कहीं निकाले, स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है हमारा वो जो एंगल होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग के पास क्या है? क्या फॉर्मूला होता था? हम लोग कैसे निकालते थे? हाँ, हम लोग ऐसे निकालते थे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यही होता था हमारा स्लोप। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको पढ़ा है, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप। और यही हमारा होता था tan थीटा, यही हमारा tan थीटा होता था, है ना, यही हमारा tan थीटा होता था। अब कोई पूछेंगे कि सर ये आखिर में बेसिकली ये y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 हुआ कैसे? अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जैसा कि आपने यहां पर देखा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये x1 है, सपोज ये तो x1 है ना, इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा x1 होगा, और ये मेरा पॉइंट x2 है, तो यहां से यहां तक का जो मेरा डिस्टेंस है वो x2 है। ये तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए मैं इसको जो है दूसरे वाले कलर से कर देता हूं, ठीक है, अब क्लियर होगा। ये मेरा x1 का पॉइंट है, दिस वन इज x1 और दिस वन इज x2, ओके। सिमिलरली इधर y वाले केस में आएगा, दिस इज द y1, सो दिस विल बी y1 एंड दिस विल बी डेफिनेटली y2। दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज x1, दिस इज x2। अब अगर हम बात करें सिर्फ यहां से यहां तक के डिस्टेंस की, तो आप इसको क्या लिखेंगे? यहां तक x2 है, यहां तक x1 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली बात है कि ऑब्वियसली बात है, क्या ऑब्वियसली बात है भाई? कि ये x2 है, ये x1 है, तो इसको क्या करेंगे? x2 माइनस x1 करेंगे।
ये मेरा पूरा y2 है, दिस इज माइनस y1, सो व्हाट विल यू गेट हियर, y2 माइनस y1, है ना, एंड दिस वन इज y2 माइनस y1। ओके, चलिए, सो आपको मिल गया ये वाला x2 माइनस x1, ये वाला y2 माइनस y1, और हमको पता है स्लोप इज m इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू p बाय b, am I right? p by b, perpendicular by base. So here perpendicular is y2 minus y1 or base is x2 minus x1. So this is the slope. Okay, this is the slope. So यहां से हमको फॉर्मूला मिला है ये वाला कि कैसे हम स्लोप निकाले थे, है ना। सो बेसिकली स्लोप होता है क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वही हमारा स्लोप होता है, ठीक है। फिर हम वहीं से ये डिराइव करके निकाल लेते हैं। बट बात तो ये है कि दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और हम स्ट्रेट लाइन पे बहुत आसानी से निकाल पाए। याद ये रखना है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। किसी भी अगर बात स्ट्रेट लाइन की बात करें, अगर हम एक ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाएं इस वाले पे, तो इस जगह पर आप एंगल निकालिए, इस जगह पे स्लोप निकालिए, इस जगह पे स्लोप, मतलब थ्रू आउट द लाइन आप किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालते हैं तो वो जो स्लोप रहने वाला है वो कैसा स्लोप रहने वाला है, कांस्टेंट स्लोप रहने वाला है। ओके, लेकिन अगर आप मान के चलिए आपका ये जो लाइन है वो अब लाइन स्ट्रेट ना रखे कर्व लाइन हो गया। अब इस कर्व लाइन पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए आपको चाहिए होता है टेंजेंट। और टेंजेंट क्या है फ्रेंड्स, टेंजेंट मतलब वो लाइन जो सर्कल के उस पॉइंट को टच करके निकलती है, क्रॉस नहीं करना चाहिए, टच करना है, तो दिस इज द टेंजेंट। ओके, टच करते हुए निकल जाए, सो दिस इज द टेंजेंट। तो हमारा ये टेंजेंट है। अब ये जो टेंजेंट बना हमारा यहां पर, याद रखिएगा बेसिकली हम लोग जो स्लोप निकालते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस के टच में होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए ये एक्स एक्सिस, यहां पर अगर हम इसको ड्रॉ करें, इसका अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पर एंगल बने, तो एंगल जो बनेगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला जहां पर एंगल होगा वही हमारा स्लोप कहलाएगा। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन को हम इधर से, ये स्लोप है, स्लोप का बात नहीं होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये टेंजेंट वाला लाइन जाके एक्स एक्सिस को कहां पे टच करेगा वहां पर हमारा एंगल बनेगा, दिस विल बी द स्लोप फॉर दिस पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर फिर अलग से टेंजेंट ड्रॉ होगा। अब देखेंगे यहां पर टेंजेंट यहां आ गया, फिर इस पॉइंट पे करें तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं हमारा जो स्लोप है वो कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब लगातार जो स्लोप है फ्रेंड्स वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि स्लोप मेरा चेंज हो रहा है। चेंज बोले तो इन शॉर्ट वेरी कर रहा है, यानी कि वेरिएबल है। एम आई राइट? चलिए, इतना तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा जो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन होगा तो हमारा स्लोप कैसा होगा फ्रेंड्स, कांस्टेंट होगा। वहीं अगर हमारा हमारा जो लाइन है वो कर्व लाइन हो, अगर हमारा ग्राफ कर्व लाइन का हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर आपको स्लोप निकालना हो तब उस कंडीशन पे हमारा स्लोप क्या होगा, वेरिएबल होगा, वेरी करेगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं आगे। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब हमें अगर स्ट्रेट लाइन हो तो स्लोप निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी सर्टेन दो पॉइंट को पकड़ेंगे और वहां से हम लोग निकाल लेंगे। अब बात है कि अगर हमारा इर्रेगुलर है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, यानी कि कर्व है, तब कैसे निकाल रहे हैं, उस कंडीशन पे कैसे लागू हो रहा है, कैसे फॉलो हो रहा है स्लोप है ना। चलिए देखते हैं एक बार। ये हमारा है, ये है, ओके ठीक है। चलिए इस पॉइंट पर जैसे स्ट्रेट लाइन वाले कंडीशन पे हम लोगों ने क्या किया था कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे, दो पॉइंट यहां कंसिडर किया, एक पॉइंट यहां कंसिडर किया, फिर दोनों का हम लोगों ने दोनों के बीच का स्लोप हम लोगों ने फाइंड कर लिया है ना। यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बनाया था और यहाँ से फिर ट्रायंगल लगा के tan थीटा लगाकर हमने इसको निकाल लिया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होगा, क्योंकि रूल तो चेंज नहीं होगा, रूल चेंज नहीं होगा, बस अब करने का तरीका थोड़ा सा है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां ले लिए, चलिए एक पॉइंट यहां ले लिए। हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी भी कर्व लाइन का अगर हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं तो हमको टेंजेंट लाइन चाहिए होता है। इस पॉइंट का टेंजेंट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, चलिए यहां पर ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए और इसके लिए हमको क्या बनाना होगा, हम दो पॉइंट से यहाँ क्या बनाए थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तभी तो tan थीटा निकलेगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको चाहिए। चलिए यहाँ पे अगर राइट ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए हम इधर से इसको मिला देते हैं, इधर से इसको मिला देते हैं,
लेकिन ये वाला जो हमारा हाइपोथेनस का जो पोर्शन है फ्रेंड्स, वो देखिए इसको काटते हुए निकल जाएगा, और हमको काटना तो नहीं है, हमको चाहिए टेंजेंट। तो टेंजेंट एक ऐसा लाइन हो जो एक ही लाइन जो इसको टच करते हुए ऐसे निकल जाए, लेकिन इस पॉइंट को तो इधर टच करते हुए निकल जाएगा, इसको तो टच कर नहीं रहा है, एक ही लाइन होना चाहिए था ना, तभी तो ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल। तब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने दो पॉइंट थोड़े दूर दूर पे लिया है तो आपके पास एक कॉमन टेंजेंट नहीं होगा जो हाइपोथेनस को बनाएगा, है ना। तब आखिर में हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताइए। अब हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन पे, तो इस कंडीशन को ही सही करने के लिए, सही तरीके से इसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया देखते हैं। ये हमारा कर्व, हमने जो दो पॉइंट्स लिए थे जो काफी दूर दूर थे, है ना। अब दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां, काफी नजदीक ले लिया, एकदम बहुत बहुत नजदीक, एकदम बहुत नजदीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही नजदीक है। दो पॉइंट्स की बात थी, हम दो पॉइंट्स कहीं भी ले सकते हैं, और हमें पता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएंगे, बात तो वही है। तो यहां पर अगर हम आ गए इस दो पॉइंट्स की बात करें, तो दोनों पॉइंट की बात करें तो यहां पर ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ट्रायंगल ऐसा आएगा, और जो स्लोप जो टेंजेंट लाइन होगा वो देखिए अब कॉमन हो जाएगा, क्योंकि काफी नजदीक हो गया है, तो काफी नजदीक हो तो एक ही टेंजेंट दोनों को टच करते हुए निकल सकता है। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा हो गया है, हो गया ना ट्रायंगल ऐसा, टेंजेंट तो ऐसा हो गया है, बिल्कुल हो गया। अब हम यहाँ पर वही कंडीशन लगा सकते हैं, ये हमारा x1 है, ये हमारा ये है, ये हमारा ये है, इधर से हम वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जब लगाएंगे तो हमको मिलेगा m इक्वल्स टू वही चीज y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1, बिल्कुल वही मिलेगा। लेकिन 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 पहला वाला कंडीशन में क्या था कि यहाँ पर y2 x2 ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स थे, अलग अलग वैल्यूज थे, काफी दूर दूर पे था। लेकिन ये एकदम अगर नजदीक हो जाए, एकदम नजदीक हो जाए, यहाँ 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 ऐसा हो जाए, एकदम नजदीक हो जाए, एकदम नजदीक, एकदम नजदीक, तो एकदम नजदीक हो जाए तो जरा सोच के देखिए क्या दोनों के वैल्यूज में थोड़ा बहुत चेंज होगा, माइनर चेंज होगा, एकदम माइनर चेंज। अगर सपोज कीजिए कि एक है तो दूसरा 1.01 ऐसा कुछ होगा, तो अगर एकदम माइनर डिफरेंस है तो यानी दोनों को घटा दे तो जीरो ही आएगा, दोनों को घटा दे तो जीरो ही आएगा, है ना। तो चेंज इन y बाय चेंज इन x, तो ये जो है y2 माइनस y1 इज नथिंग बट अ चेंज इन x, चेंज इन y, ये क्या है, चेंज इन y है, एंड ये क्या है हमारा, ये चेंज इन x है, बिल्कुल चेंज इन x है। ओके, अभी ये y2 माइनस वन एकदम सेम, एकदम बराबर बराबर पे है, x2 माइनस एकदम बराबर बराबर पे है, दोनों पॉइंट्स एकदम बराबर बराबर पे है, मतलब इक्वल है, लगभग लगभग नजदीक नजदीक है। तो भाई हम क्या बोल सकते हैं उसको, एकदम बराबर बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं, एग्जैक्टली है। तो लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम बराबर, क्योंकि जीरो दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ है तो दूसरा पॉइंट उसके एक माइनर डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। तो वो डिफरेंस अगर कहीं ना कहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, दैट इज द चेंज इन y एंड द चेंज इन x, है ना। अब ये बात को समझ में आ रहा है कि चेंज इन y चेंज इन x। अब देखिए चेंज इन y बाय चेंज इन x, ओके, तो चेंज इन y बाय चेंज इन x, तो चेंज जो है हमारा बहुत ही छोटा चेंज है, बहुत ही छोटा चेंज है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाय dx, छोटा सा चेंज है, एकदम छोटा सा चेंज है, तो dy बाय dx डेल्टा, या सपोज हम इसको इधर मैं इधर लिख रहा हूं तो उस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाय dx। चलिए उससे पहले हम इसको लिखते हैं डेल y बाय डेल x, दिस इज डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा हम लोग कहां पे यूज करते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई भी बहुत छोटी सी क्वांटिटी लेनी होती है वहां पे हम लोग डेल्टा का इस्तेमाल कर देते हैं, बहुत ही छोटा। तो यहाँ पर चेंजेस है वो बहुत छोटा आएगा, मतलब लगभग लगभग जीरो के बराबर आ रहा है, तो चेंज कैसा होगा, एकदम जीरो के बराबर, छोटा सा चेंज होगा, एकदम माइन्यूट चेंज, तो चेंज ही वो dy बाय dx। अब ये जो हम dy बाय जो dx पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, dy बाय dx, यही है हमारा डिफरेंशिएशन। तो आखिर इसका इस्तेमाल कहां पे हुआ, dy बाय dx क्या है, तो दिस इज, हम इसको एक अलग टर्म से ही बोल सकते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ, एक्चुअली ये रेट ऑफ चेंज ही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझने वाली बात है कि विद रिस्पेक्ट टू x बोलने का क्या मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x हमारा डिनोमिनेटर पे है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका चेंजेस हो रहा है, क्योंकि अगर ये वैरी करेगा तो ऑब्वियसली बात है ओवरऑल वैल्यू वैरी करेगा, मतलब कहीं ना कहीं x भी बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है कि ये x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा। इसलिए बोला जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y को चेंज कर रहे हैं लेकिन x के रिस्पेक्ट में, x को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, y को चेंज करते हैं। दिस इज द dy by dx एंड dy by dx इज नथिंग बट अ डिफरेंशिएशन, वेयर हम लोग कहां पर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किए, स्लोप को फाइंड करने में। ठीक है, अब बात बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करने। और स्लोप रोजमर्रा के में अगर हम देखें तो कहां पर स्लोप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे अपनों फिजिक्स में पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम जब ये वाला यानी कर्व वाले केस में जब हम स्लोप को निकाल रहे होते हैं तो वो जो स्लोप होता है, क्योंकि हमने बताया ये वेरिएबल है तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग स्लोप निकलेगा इसका, हर एक पॉइंट पर अलग अलग, यानी स्लोप एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट का स्लोप होगा, ये किसी एक पॉइंट का स्लोप होगा। तो यानी कि ये हुआ कि सर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में आपने पढ़ा होगा कि एक सर्टेन पॉइंट पर जब वेलोसिटी की बात होती है उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वहां पर भी जब हम लोग यूज करते हैं वो dy by dx बोलते हैं ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी बोलते हैं ना। इसका मतलब वो यही चीज है, ठीक है, यही चीज है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल आप कहां पे देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे फ्लाइट्स वगैरह होता है। तो फ्लाइट्स तो देखते हैं एक सर्टेन एंगल लेकर के एक स्लोप बना करके उसको उड़ना होता है। तो वो जो स्लोप है वो कैसे पता चलेगा कितना स्लोप लेके उड़ना है, वो इसी से निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आया बात। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर आप इसको देख सकते हैं कि इसका यूज हो रहा है, बहुत जगह होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैसे क्या है और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए, कैसे और कौन कौन से फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बेसिकली क्या है कि आपको अब यहाँ पे मैंने जो कंसेप्ट बताया ये कंसेप्ट आपको अभी समझने के लिए था। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चंस को बनाएंगे ना तो ये सारे कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझ लेना है कि डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज का स्लोप निकालने के लिए स्लोप निकालने के लिए यूज किया जाता है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ये कर्व है हमारा, इस कर्व पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड करना है तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इतना तो हमको समझ में आता है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर इसका स्लोप निकालेंगे, है ना, इसका स्लोप निकलेगा। अब इसका स्लोप निकालना है हमें। सपोज कीजिए हमारे पास मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन का एक इक्वेशन है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम दे देते हैं दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। हम इसका नाम दे देते हैं दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो मेरा लाइन है दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इक्वेशन जो भी है वो एक्स का फंक्शन है और इस एक्स के फंक्शन को हम नाम दे देते हैं y, मान लेते हैं कि ये हमारा लेट y इक्वल्स टू fx। इज दैट क्लियर? ठीक है, हमने इसको माना कि y इक्वल्स टू fx है। ओके, वेरी गुड। हमको पता है कि स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, एक और पॉइंट की जरूरत होगी वो जो कि बहुत ज्यादा ही नजदीक में होगा, बहुत ज्यादा नजदीक में होगा, बट हम उसको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर है, उससे काफी ज्यादा नजदीक में, यहाँ तो दूसरा पॉइंट यहाँ, मतलब काफी ज्यादा नजदीक में होगा, ऐसा कुछ। तो अब इसमें क्या होगा कि हमने क्या किया, ऐसा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस x में जहां पर एक पॉइंट लिया था, अब यहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस को और बढ़ा दे रहे हैं। सपोज कीजिए हमने एक छोटा सा डिस्टेंस लिया dx, हम इसको मान लिए कि ये मेरा dx है। तो हमने क्या किया कि अब x जहां पर पॉइंट था, अब उस x में dx इंक्रीमेंट कर दिया, यानी छोटा सा इंक्रीमेंट कर दिया, छोटा सा स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिए। तो जो इंक्रीमेंट इसके लिए होगा वही इंक्रीमेंट इसके लिए होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट काम कर रहा है दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इंक्रीमेंट होने के बाद बनेगा वो हमारा बन जाएगा, चलिए छोटा सा इंक्रीमेंट को हम यहाँ पर dx नहीं डेल x लिख देते हैं, डेल x। चलिए ओके, डेल x इंक्रीमेंट हुआ तो ये भी बन जाएगा y प्लस डेल y, और दिस विल बिकम व्हाट, x में छोटा सा इंक्रीमेंट है तो x प्लस डेल x बन जाएगा। यह तो क्लियर होगा आपको। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे चेंज हुआ, x प्लस डेल x कैसे बन गया। सिंपल सी बात है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अगर ये पॉइंट x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम छोटा सा डिस्टेंस मान लेते हैं तो हम उसको हम क्या बोले कि ये डेल x का दूरी है, तो अब इस x में डेल x को जोड़ देंगे तो ही तो ये बनेगा x प्लस डेल x, है ना। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये वाला मेरा x है, सपोज कीजिए ये वाला 1 है, ये वाला 1 है और ये वाला 3 है। सपोज कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 बनेगा। तो वही केस है, तो हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया। अब हमें करना क्या है, हमें तो चेंज निकालना है ना। दिस इज y इक्वल्स टू fx, जिसको हमने पहला क्वेश्चन माना है। दूसरे को y प्लस डेल y जो हमारा
एफ एक्स प्लस डेल एक्स है ना, एफ एक्स प्लस डेल एक्स है। चलिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या मिलेगा जरा देखिए, y प्लस डेल y माइनस y करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ डेल y। ठीक है, इधर चलते हैं, इधर क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स पहले आ जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एफ एक्स। चलिए ये तो हमको मिल गया। अब क्या करना है हमको, अब हम करेंगे दोनों साइड में डेल एक्स से डिवाइड, दोनों साइड में डेल एक्स से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। जब दोनों साइड में डेल एक्स से डिवाइड करते हैं तो हम यहां लिखेंगे, ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट, हम लोगों ने पहले लिमिट के बारे में पढ़ा है, तो लिमिट का कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक लिमिट ले लिया, लिमिट। चलिए हम उसको ले लेते हैं। ओके, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। ओके, तो इधर भी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, सो दिस इज हमारा ये जो dy बाय जो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x है, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको हम लोग, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है हमारा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग तरीके से होता है। इसको हम लोग dy बाय dx भी लिखते हैं, इसको हम लोग एफ डेक्स एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग y1 भी लिखते हैं। ठीक है, तो समझ में आया बात। तो इसको हम लोग और करके कह सकते हैं, इसको हम इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। एफ डेक्स एक्स भी कहते हैं, ये भी देख लीजिए, एफ डेक्स एक्स भी कहते हैं। हाँ, तो ये है इसको हम रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं, लिमिट, ओके, दिस इज लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ओके, दिस इज लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। हम लोग कहां पे थे, डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बाय डेल एक्स। यहां थे, अभी हम लोग ने इसको चेंज कर दिया था, तो अब हम लोग इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं dy बाय dx। कोई दिक्कत, अभी मैंने बताया ये हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो इसको हम अलग अलग नाम से लिख सकते हैं। तो इसको हमने ये लिख दिया। अब ये क्या बन गया, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ फंक्शन x प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बाय डेल एक्स। नाउ वी आर रिप्लेसिंग, हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस किसको कर रहे हैं, डेल एक्स को h के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जहां जहां हमको डेल एक्स दिख रहा है वहां वहां हम लोग क्या कर रहे हैं, h डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या दिखेगा, dy बाय ओके, dy बाय dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एफ एक्स प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बाय h। नाउ दिस इज बिकम अ फॉर्मूला for finding any differentiability। ये है हमारा डेरिवेबिलिटी, इसी को कहते हैं हम लोग डेरिवेबिलिटी। ठीक है, डेरिवेबिलिटी हम लोग इसी को कहते हैं, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, दिस इज कॉल्ड डेरिवेबिलिटी, LITY, दिस इज डेरिवेबिलिटी। और ये हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, और ये जो हम लोगों ने निकाला, इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग dy बाय dx निकालेंगे। यही है हमारा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन DIATION, दिस इज डिफरेंशिएशन। सो बेसिकली dy बाय dx ही निकालना है। अब इस पे एक आध क्वेश्चन लगा कर देख लेते हैं कि कैसे बनता है। क्वेश्चन करने से पहले हम आपको कुछ रूल्स बता दें कि क्या रूल्स हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो अभी तक आपने जो देखा है वही बेसिकली रूल है, और कोई नया रूल नहीं आने वाला है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया था, देखिए मैं रूल बेसिकली बोलता हूँ। ठीक है, क्या क्या सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन को हम लोग y मानेंगे, लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है x का, उसको हम लोग y मानेंगे, y इक्वल्स टू fx, है ना। फंक्शन x मानने के बाद जब उसको हम मान लेंगे कि वो y है, तो उसका क्या करते हैं कि जहाँ x है उसमें हम लोग रिप्लेस करते हैं x प्लस डेल एक्स के साथ, और जहाँ y है वहाँ
y प्लस डेल y के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया। ओके, सेकंड स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप बेसिकली क्या है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर हमको जो फंक्शन है, जो मेरा फंक्शन f(x) का जो फंक्शन लिए, अगर वो फंक्शन हमारा लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, अगर ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास, तो वैसे फंक्शन को हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारे पास डेल x का एक फैक्टर ना मिल जाए, डेल x का कोई पावर ना मिल जाए, कोई फैक्टर ना मिल जाए, तब तक हमको उसको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। सेकंड और क्या है, सेकंड चीज क्या है कि अगर आपके फंक्शन में कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो तब तक हमको उसको तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक आपको साइन थीटा या टेन थीटा का कुछ भी पावर या फैक्टर के फॉर्म में ना मिल जाए, ठीक है। अगर आपका फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनवर्स फंक्शन में क्या करना है कि सबसे पहले तो हम उस इनवर्स को हटाएंगे। इनवर्स को हटाने के बाद जो हमको मिलेगा उसको एज इट इज, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले केस में किया था वैसे ही उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये हमारा रूल हुआ। फिर लास्ट रूल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि लास्ट में हमें क्या करना है कि हम दोनों साइड डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे, यानी dx या डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे, और फिर हम लिमिट लेंगे डेल एक्स टेंड्स टू 0 का, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक रूल है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मैंने रूल तो आपको बताया, अब क्वेश्चन को लगा के देखते हैं बेसिकली कि लगता है या नहीं, क्वेश्चन बनता है या नहीं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है 5x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यही है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो और भी आसान स्टैंडर्ड फॉर्मुलास बनाएंगे, लेकिन सारे फॉर्मुलास इसी से बने, इसलिए इसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ 5x है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इसको y मान लीजिए, y = 5x, यानी ये जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है f(x) क्या है, व्हाट इज f(x), या डायरेक्ट मैं फॉर्मूला पे बनाऊं तो f(x) का वैल्यू क्या दे रखा है, 5x। अगर इसमें अब मैंने x को h ऐड कर दिया, मतलब जहां x है वहां पर x + h कर देने का, तो अभी ये x है, x में हम x + h ऐड कर दिए, ये क्या बन गया, 5x + 5h हो गया। अब फॉर्मूलाज में बैठाते हैं सीधा, तो dy/dx दिस इज द डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन यही निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x + h, क्या लिखेंगे, 5x + 5h, यही लिखेंगे, फिर -5x डिवाइडेड बाय h, यही है फॉर्मूला हमारा। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये वाला से ये वाला कट गया, तो क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 5h/h, है ना, 5h/h, ये कट गया और आंसर क्या आ गया मेरा, 5। आंसर क्या आ गया, 5, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5x इज 5, नथिंग बट 5। 5x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 5 आ गया। 5 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 5 आ गया। चलिए अब हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो हम लोग पढ़ते हैं बुक में, x का डिफरेंशिएशन x² x⁴n, डिफरेंशिएशन sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा का डिफरेंशिएशन, है ना, वो कैसे बना है उसको देखते हैं। आइए सपोज कीजिए हमारा जो फंक्शन है y = f(x), वो डिफाइन कर रहा है x को, ठीक है। तो हमारा f(x + h) क्या होगा फ्रेंड्स, x + h होगा, ऑब्वियसली x की जगह x + h आ गया। अब हम इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालें, dy/dx निकालें, तो फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) की वैल्यू x + h है, माइनस f(x) यानी कि x/h। देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये से ये कट गया, क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा, h/h, इससे h कट गया, आया 1। इससे ये मालूम चला कि अगर हम x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट पे करते हैं फ्रेंड्स, तो हमेशा क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट पे 1, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, z का किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन हम करेंगे उसी के रिस्पेक्ट पे वैल्यू आएगा हमेशा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारा यहाँ पर जो फंक्शन है y = वो है हमारा 10 का। यहाँ जो फंक्शन f(x) की बात करें, यहाँ x तो है नहीं, तो यहाँ पर सीधा सीधा हम 10 की बात कर लेते हैं कि 10 है। तो अगर हम इसमें x + h अगर रखना चाहें तो क्या होगा, x तो है ही नहीं, तो 10 का 10 ही रह जाएगा। अब हम इस पर लिमिट लगा ले जरा, dy/dx निकाल लें इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) भी 10 होगा, ये -10/h, ये दोनों कट के तो 0 हो गया पहले से ही, 0/h इज समथिंग 0,
इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी भी कांस्टेंट टर्म किसी भी नंबर की ले, किसी भी नंबर का आप ले लेते हैं, किसी भी नंबर का आप ले लीजिए, हमेशा जो आपको डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो इससे एक चीज समझ में आ गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, किसी भी कांस्टेंट की बात करें तो डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास सपोज कीजिए जो फंक्शन है एफ एक्स का, दैट इज एक्स टू द पावर एन, इसको हम लोग y से मान लेते हैं, दिस इज y। तो अगर हम y मान लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि अब dy निकलेगा, क्योंकि ये हमारा y को डिफाइन कर रहा है, तो dy ही निकलेगा। अगर सपोज कीजिए इसको अगर हम a मान लेते तो dA निकलता। समझने वाली बात है। y इक्वल्स टू एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या निकलता है फ्रेंड्स? dy बाई dx निकलता है। क्यों? क्योंकि y इसको डिफाइन कर रहा है, y इसको डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसको dy बोला गया। अगर सपोज कीजिए ये a इसको डिफाइन करता तो क्या लिखा था? dA बाई dx, x के रिस्पेक्ट पे हो रहा है ये। अगर सपोज कीजिए यही रहता ऐसा, वही ऐसा रहता b बाई एफ वाई फंक्शन ऑफ y, तो ये जो डिफरेंशिएशन को ऐसा लिखा था db बाई dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट पे b का। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना आपको? चलिए चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसका अगर हम x प्लस एच निकालें तो x की जगह पे x प्लस एच बैठेगा, तो x प्लस एच टू द पावर n हो जाएगा, है ना? चलिए अब इस पर हम फॉर्मूला लगाते हैं सीधा। चलिए इसको y माने हम, दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 of function x plus n, x plus h to the power n minus x to the power n by h। यही है हमारे पास, है ना? यही है हमारा। x की जगह पे हमने डाला x plus h to the power n minus x to the power n। ओके चलिए, अगर ये x प्लस एच टू द पावर n है, अगर हम इसको चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा के कर सकते थे सॉल्व करके। यहाँ से x टू द पावर n को हम बाहर निकालना चाहें तो क्या बनेगा? यहाँ पे x टू द पावर n को बाहर निकालना चाहे तो 1 बाय 1 प्लस क्या आ जाएगा? अगर x टू द पावर n को हम बाहर निकाले तो 1 प्लस, देखिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए x प्लस एच टू द पावर n। ओके, ये हमारा, अब इसको देखिए x टू द पावर n को हम कॉमन निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? h बाई एक्स टू द पावर होल n। ये समझ में आया कैसे हुआ? आप इसको समझ लीजिए पहले अच्छे से। अगर क्लियर नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। x टू द पावर n मैंने बाहर निकाला तो यहाँ 1 हो गया। आप सपोज कीजिए यहाँ से x टू द पावर n को बाहर निकाला जाए, सपोज कीजिए, तो यहाँ पर ये x है, तो ये x इससे मल्टीप्लाई करके बनाएगा x प्लस एच बाई एक्स। समझ लीजिए पहले इसको बढ़िया से। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो x प्लस एच बाई एक्स टू द पावर n, और ये टू द पावर n इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो कुछ ऐसा लिखाएगा ना, x टू द पावर एच n बाई एक्स टू द पावर n दिखाएगा ये वाला। और पहले से हमने x टू द पावर n को बाहर निकाला है, तो ये कट के हमारा यही चीज बच जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जो कंसेप्ट है बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कुछ आ जाएगा h बाई एक्स टू द पावर n। ठीक है, तो हम चाहे तो इसकी जगह पर वो भी लिख सकते हैं। चलिए हम उसको लिख देते हैं। चलिए हम इसको अगले स्टेप में या फिर इसको हम आगे बढ़ा के लिख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस x to the power n 1 plus h by x to the power n minus x to the power n by h। अब बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमको मिला है 1 plus h by x to the power n। आपने बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल में कि 1 by a या 1 by x 1 plus x to the power n का बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे होता है। तो बस बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके अब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आएगा? x टू द पावर n को एज रखते हैं, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है? चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, 1 प्लस n by 1 factorial into h by x। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आएगा? n minus 1 by 2 factorial h by x का स्क्वायर n प्लस 1 ऐसा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, माइनस x टू द पावर n, यही आएगा हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। चलिए
और होल डिवाइडेड बाय हमारा h है। इसमें देखिए x टू द पावर n, इसके साथ पूरे में होल मल्टीप्लाई और माइनस x टू द पावर n बाहर निकाल सकते हैं ना आराम से। चलिए निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x टू द पावर n को बाहर निकाल दिए पूरे में से, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस n बाय फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है फ्रेंड्स, तो हम सीधे n भी लिख सकते हैं, n इंटू एच बाय एक्स प्लस इसको लिख ले तो n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल का वैल्यू भी फ्रेंड्स 2 होता है, 2 इंटू 1 2, ठीक है। और यहाँ हो गया h बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर हो गया आपका, मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं कर रहा, इसमें से ये मैंने कर लिया -1, ठीक है, मैंने उसको वहीं तक लिया है। अब चाहो तो यहाँ पे प्लस डॉट आउट कर सकते हैं, ये +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, नीचे में बचा है हमारा h। चलिए अब हम इधर चलते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पहुंच गए, अब इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बचा है वो पहले हम लिख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x टू द पावर n, n इंटू एच एक्स प्लस n माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, x टू द पावर n, x to the power n, okay, nh by x, nh by x plus n minus 1 by 2 into h by x square, ठीक है। यही बचा हमारे पास, x to the power n तो है ही, ये बचा ये और ये डिवाइडेड बाय h, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ रहा है बात। अच्छा अब देखते हैं एक बार, अब देखिए यहाँ पर h बाय एक्स है, यहाँ पर h बाय एक्स स्क्वायर है, हम h बाय एक्स को बाहर निकाल सकते हैं n के साथ, चलिए निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, n और h बाय एक्स भी निकल सकता है, h बाय एक्स और x टू द पावर n भी निकल, x टू द पावर बाहर ही है, तो यहाँ क्या बचा, ये पूरा चला गया 1, इधर से n और इधर से ये, तो क्या बचा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू h बाय एक्स बच रहा है एक, ठीक है। अच्छा ओके, चलिए अब इसको हम देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए n h x टू द पावर n माइनस 1, इसको मैंने देखिए x का पावर 1 है, ये x का पावर n है, तो हमने पढ़ा है कि अगर जब कोई भी सेम बेस का नंबर होता है और डिवाइड में होता है तो दोनों का पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो n माइनस 1 हो गया ये, ओके, 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू एच एक्स, ओके, नीचे में h भी है, ठीक है। यहाँ h से h को हम कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, बचा यहाँ पर n x टू द पावर n माइनस 1, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h बाई एक्स। अब इस पे अगर हम लिमिट लगा दें, तो हमको मिल जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, ये है हमारा dy बाई dx फ्रेंड्स। h टेंड्स टू 0 कैसे लगाया, देखिए यहाँ पे h टेंड्स टू यहाँ पे 0 उठा दीजिए, ये 0, 0 इंटू 0 ये 0, बच जाएगा 1, 1 इंटू दिस 1, चलिए लिख देते हैं हम, ये आ गया। आपको ये चीज समझ में आ रहा है, ये जो कंसेप्ट है हमारा, तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि अगर हमारा फंक्शन यानी dy बाय dx किसका निकाला गया x टू द पावर n के टर्म पे, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन जो आएगा x टू द पावर n का, वो फॉर्मूला बनेगा n x टू द पावर n माइनस 1 का, ठीक है। ये आप अपने बुक में देख पा रहे होंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है, लेकिन इसका आपके बुक में कहीं भी इसका प्रूफ नहीं होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपको जो बताया है यहाँ पर बस बेसिकली समझना है कि यहाँ पर जो मैंने 1 प्लस h बाई एक्स टू द पावर n को मैंने यहाँ पर जो किया है वो हमारा डिफरेंट बायनोमियल एक्सपेंशन है, जो हम लोग पढ़े होंगे पहले क्लास में। तो बायनोमियल एक्सपेंशन या पहले चैप्टर में डिफरेंशिएशन पहले एक चैप्टर होता है बायनोमियल एक्सपेंशन, उसको उसमें हम लोग पढ़ा है, तो उसका यूज करके हमने इसका इस्तेमाल
करके इस फॉर्मूला को यहाँ पे डिराइव किया है, ठीक है। यानी कि आपको बेसिकली डेरिवेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप बेसिकली फॉर्मुलाज पे चले। तो फॉर्मुला को समझने की बात करें तो समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x है, x के रिस्पेक्ट पे x पे हो रहा है, और पावर कैसे हो रहा है, देखिए ये n जो था वो उठ के चला गया आगे, और इसी पावर में से एक घटा के लिख दिया गया। सपोज कीजिए अगर मैं बात करूं कि x की पावर 8 की डिफरेंशिएशन की बात करूं तो 8 उठ के पहले आ जाएगा, और x में पहले 8 था, अभी उठ के चला गया पावर, तो 7 बचेगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 8 8x टू द पावर 7 सिंपली, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने आज किया है। इसके बाद कुछ sin x के हैं, कुछ cos x के हैं, तो sin x cos x के टर्म्स के हैं वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए